Hello friends, welcome to the Hindu editorial analysis. Today at the 10th of the October 2023 we will discuss editorial published in the Hindu newspaper. आज जो न्यूज़पेपर है वो थोड़ा सा हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन से रिलेटेड है। अगर देखा जाए तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल नंबर 19 जो कि बात करता है राइट टू एक्सप्रेशन का, यानी जो आर्टिकल 19 हम देखते हैं वो कहता है कि हर व्यक्ति को अपनी जो है बात को कहने की स्वतंत्रता है और ये स्वतंत्रता मीडिया जो है डेली रिप्रेजेंट करती है। लेकिन इस आर्टिकल में ये जो है डिस्कस किया गया है कि एक जो न्यूज़ क्लिक का मामला हम देख रहे हैं कई दिनों से न्यूज़ में चल रहा है, उसी को लेकर के है, उसी को कॉन्टेक्स्ट में लेकर के लिखा गया है कि हमारे जो राइट्स हैं, एक जो प्रेस हैं, प्रेस का कहना है कि हमारे जो राइट्स हैं उससे गवर्नमेंट किस तरीके से प्रभावित कर रहे हैं, इसमें सुप्रीम कोर्ट के क्या डिसीजन रहे हैं, हाई कोर्ट के क्या डिसीजन रहे हैं, मीडिया की जो है गवर्नमेंट से क्या एक्सपेक्टेशन है, गवर्नमेंट की मीडिया से क्या एक्सपेक्टेशन है, इस तरीके की चीज़ें इस आर्टिकल में हम देखेंगे। तो देखा जाए तो ये आर्टिकल लिखा है अपर गुप्ता ने और इसमें हम देखते हैं कि जो मीडिया है इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट का एक्चुअल में सुप्रीम कोर्ट का 50 साल पहले जजमेंट आया था। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया रूल्ड दैट द ड्यूरिंग एन इमरजेंसी प्रोक्लेमेशन इंडिविजुअल्स कुड नॉट चैलेंज इलीगल डिटेंशन। यानी सुप्रीम कोर्ट ने 50 साल पहले कहा था इमरजेंसी अगर लगा हो देश में तो कोई भी व्यक्ति जो इंडिविजुअल पर्सन है उसको अगर डिटेंशन में उसको रखा गया है, इलीगल डिटेंशन है, फिर भी वो चैलेंज नहीं कर सकता है। लेकिन बाद में हम जानते हैं एडीएम जबलपुर का केस है जो कि इमरजेंसी के टाइम का ही केस है और उस समय जो है जस्टिस CHR खन्ना जो थे उन्होंने डिसेंट व्यू दिया था और उसकी वजह से बहुत ज़्यादा जो है उस समय पॉलिटिकल और जुडिशरी के बीच जो है टेंशन आ गई थी। तो ये जो है उसको हाईलाइट किया गया है कि एडीएम जबलपुर के मामले में जो इमरजेंसी के टाइम में फैसला दिया गया वो सही नहीं था, लेकिन जो है जस्टिस HR खन्ना थे उन्होंने अपना डिसेंट व्यू उसमें दिया था। आगे देखते हैं कि जो 2017 में KS पुट्टा स्वामी केस आता है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राइट टू प्राइवेसी इज द पार्ट ऑफ द आर्टिकल 21। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो जीने और स्वतंत्रता का अधिकार है अनुच्छेद 21 के तहत ये प्राइवेसी उसी का हिस्सा है। और उन्होंने भी कहा कि एडीएम जबलपुर का केस जो है उस पर डिस्कार्डेंट जो है प्रतिशोधक जो है नोट दिया कि ये सही फैसला उस समय नहीं था इमरजेंसी के समय में। तो अब देखते हैं कि जो एक ऑनलाइन पोर्टल है न्यूज़ क्लिक उसके जर्नलिस्ट के ऊपर कुछ केस किए गए हैं, उनके ऊपर टेररिज्म का केस किया गया है। कल के आर्टिकल हमने देखा कि उनके ऊपर जो है आर्टिकल में ये था कि उन्होंने कोई टेररिस्ट एक्टिविटी नहीं किया, कोई टेररिज्म का कोई एक्ट नहीं किया है, फिर भी उनके ऊपर टेररिस्ट का एक्ट जो है कानून के हिसाब से मुकदमा चल रहा है। अब यहाँ देखने वाली बात है जो हमारे जो पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है इसमें लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी 3 पार्ट हैं। तो एग्जीक्यूटिव को इसमें कहा कि यूनियन एग्जीक्यूटिव जो है एक एग्रेसिव बिहेवियर अपना रहा है, स्पेशली जो न्यूज़ है या मीडिया पर्सन है। और भारत की देखा जाए तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है उसमें 180 देशों में 161 रैंक है भारत की, जो कि एक रिप्रेजेंट करता है कि भारत में जो है लीगल इंटरफेरेंस जो है जर्नलिज्म में बहुत ज़्यादा है, ये रिप्रेजेंट करता है। लेकिन एक्चुअल में भारत सरकार इसको डिनाई करती रही है कि हमारा जो है प्रेस का फ्रीडम इंडेक्स इतना ख़राब है, क्योंकि दुनिया कुछ ऐसे देश जहाँ पर बिल्कुल फ्रीडम नहीं है जैसे अफगानिस्तान, पाकिस्तान, उन देशों की स्थिति को अच्छे ही रिप्रेजेंट किए जाते हैं। आगे देखा जाए आर्टिकल ये कहता है कि जो मीडिया है ये क्या कर रही है, इनके आवाज़ को दबाने की कोशिश किया जाए और कुछ सीरियस थ्रेट भी दिया जा रहा है। स्पेशली अगर देखा जाए इस समय जो डिजिटल क्रांति चल रही है तो डिजिटल क्रांति में उनके ऊपर कुछ और भी समस्याएं देखने को मिल रहा है। अगर देखा जाए तो DK बसु के केस में जो है जो आया था कि जो पर्सनल डाटा है उसके सर्च और सीजर कैसे कोई करेगा, जो है गवर्नमेंट एजेंसी कैसे करेगी, उसके लिए गाइडलाइन दिया गया था और सुप्रीम कोर्ट ने जो है इस समय भी उसे इंटरवेन करना चाहिए कि किस तरीके से हम सर्च और जो है सीज करेंगे। अगर देखा जाए प्रेजेंट टाइम में जो एक्चुअल में व्हाट्सएप है जो कि इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप जितने हैं, एक्चुअल में इन पर जो हम मैसेज करते हैं, मैंने मैसेज किया एक नेक्स्ट पर्सन को, उस पर्सन पर के पास मैसेज जाने से पहले वो क्लाउड स्टोरेज में जाता है, फिर वहाँ से वो नेक्स्ट पर्सन के पास जाता है। तो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर जो है एक्चुअल हमारे देश का काफ़ी पुराना है, ये टेलीग्राफ एंड वुडन चिट्स के माध्यम से गाइड होता है और ये बहुत पुराना है। इसको अब भारत सरकार ने बदलने की प्रक्रिया भी शुरू कर दिया है। उसमें उस समय डिजिटल क्रांति नहीं थी, इसलिए बहुत सारी चीज़ों को कवर नहीं कर पा रहा है, तो भारत सरकार ने इसी को ध्यान में रखते हुए कवर करने की बात की है। इस आर्टिकल में यही कहा गया कि वो कानून इतने पुराने हैं, सारी चीज़ों को एक्चुअल में कवर नहीं करते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर उनके मीडिया के राइट्स पर इन्वेजन हो रहा है और कुछ चीज़ों से वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल फील कर रहे हैं।
अगर देखा जाए तो डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन में तो एक सबसे बड़ा पार्ट ये आ रहा है कि मीडिया के पास जो व्हाट्सएप है, अब पुलिस जो है उनके व्हाट्सएप को ले लेती है, एक्सेस ले लेती है, उनके पूरे पिछले रिकॉर्ड को, उसमें मैसेजिंग को देखती है। अब ये जो है मीडिया पर्सन के लिए बुरा हो सकता है, लेकिन गवर्नमेंट के हिसाब से काफ़ी अच्छी बात है। और ये भी इसमें देखा जा रहा है कि जब हम फॉर्मेलिटी करते हैं किसी चीज़ की, तो फॉर्मेलिटी एक्चुअल में वो रेयर होता है और उसकी रिस्पेक्ट नहीं होती है। तो गवर्नमेंट क्या करे, एक फॉर्मेलिटी कर रही है, और जो कि स्वतंत्रता के नाम पर। आगे देखा जाए आर्टिकल में डिस्कस किया गया कि जो इन्फोर्समेंट एजेंसियां हैं वो कोई वारंट जारी किए बगैर ही जो है कभी कभी गिरफ्तार कर लेती हैं। और जैसा कि अभी केस में सामने आया है कि उन्होंने कोई कागज़ नहीं दिया है कि किस पर्पस, किस आधार पर जो है गिरफ्तारी हो रही है, तो वहाँ पर एक रिस्क उनके लिए पैदा हो जाता है। और लोक नीति CSDC कॉमन काज स्टेटस ऑफ द पोलिसिंग इन इंडिया की रिपोर्ट है, जिसमें कहा गया है 47% जो है पुलिस वो फ़ोन को बिना अनुमति के एक्सेस कर लेते हैं। यानी 47% केसेज ऐसे आते हैं जब पुलिस जो किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करती है, उसकी फ़ोन ले लेती है, उससे कोई एक्सेस के लिए कंसेंट नहीं लिए जाते हैं, उसको फ़ोन को एक्सेस कर लिया जाता है। इसके अलावा देखा जाए तो जो पुलिस के पास अगर वो एक्सेस ले भी, तो उनके पास बहुत सारे एक्सेप्शन होते हैं जो किसी न किसी तरीके से वो उसके ले लेते हैं एक्सेस, और उनके किसी वारंट की आवश्यकता नहीं होती है। और भारत में जो इतने ज़्यादा केसें पड़े हुए हैं, जजेज भी क्या करते हैं, जो पुलिस की रिमांड की बात करती है, पुलिस एक्सेस की बात करती है, तो बहुत ज़्यादा उसको डिटेल रिव्यू नहीं करते हैं और बिना रिव्यू किए ही वारंट इशू कर देते हैं। इस तरीके से देखा जाए तो उनकी जो मीडिया की सेफगार्ड है वो काफ़ी ज़्यादा फ्रेगाइल है। और स्पेसिफिक लॉ जो है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट एंड इनकम टैक्स एक्ट में तो ये काफ़ी चीज़ें हो रही हैं। अब देखने वाली बात यह है कि जो हमारे कुछ प्रोविज़न हैं, जो राइट टू प्राइवेसी और प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेल्फ इनक्रिमिनेशन की बात करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन का है पार्ट 3 में आर्टिकल 20 में, उसमें साफ साफ कहा गया है किसी व्यक्ति को जो है मजबूर नहीं किया जाएगा खुद के प्रति गवाही देने के लिए। लेकिन अगर टेक्नोलॉजी की बात की जाए तो व्यक्ति न बोले तो भी उसके सारे चीज़ें, हम कुछ चीज़ें पा सकते हैं। जैसे कि प्रेजेंट टाइम में टेक्नोलॉजी का जो ज़माना है, एक टेक्नोलॉजी में अब क्या हो रहा है कि जैसा हमने कुछ केसों में देखते हैं कि पुलिस व्हाट्सएप ले लेती है, उसके मोबाइल का पूरी क्लोनिंग बना लेती है। यानी अगर कोई व्यक्ति मोबाइल से डाटा डिलीट भी कर दिया है तो उसको क्या करते हैं, वो इनक्रिप्टेड मैसेज के माध्यम से वो पा सकते हैं, ओल्ड मैसेज जो डिलीट हो गए उन्हें भी वो प्राप्त कर सकते हैं। इस तरीके से देखा जाए तो एक डिफेंस स्क्रैम्बल क्रिएट हो गया है। और पुलिस जो कांस्टेबल हैं वो स्मार्टफोन को कभी कभी तो बिना पूछे ले लेते हैं, और वो जो है ज़बरदस्ती व्यक्ति से अनलॉक करवा लेते हैं और वहाँ से पूरे जो है डाटा को बैकअप कर लेते हैं। इस मामले में एक बार फैसला आया था कर्नाटक हाई कोर्ट का, जो कि वीरेंद्र खन्ना वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका था। उसमें कर्नाटक हाई कोर्ट ने क्या कहा कि अगर कोई भी इंडिविजुअल पर्सन जिसको अरेस्ट किया गया है, उसके फ़ोन को अनलॉक करने के लिए इन्फोर्समेंट एजेंसियां जो है, उस फ़ोन से डाटा को एक्सेस करने के लिए इन्फोर्समेंट एजेंसियां जो है कोर्सिव एक्शन ले सकती हैं, यानी उसे दबाव बना सकती है कि इंडिविजुअल पर्सन पर। जब हाई कोर्ट का आदेश है तो अब पुलिस जो है इसको आसानी से कर सकती है। अब यहाँ पर देखने वाली बात है कि ये केवल एक जर्नलिज्म को इफेक्ट नहीं करता है, ये किसी भी पर्सन को इफेक्ट करेगा। अगर देखा जाए हैदराबाद के आसपास या हैदराबाद में कुछ ऐसे केसेस देखने को मिले हैं कि पुलिस क्या करती है, अचानक में किसी रेस्टोरेंट में जाएगी, वहाँ पर जितने लोग बैठे हैं अचानक उनके सभी को जो है अपना फ़ोन ऑन करने को कहेगा, व्हाट्सएप खोलने कहेगा, और वहाँ से कुछ जो है एक्सेस करते हैं, ड्रग्स वर्ड जो है स्कैन करेंगे व्हाट्सएप को, कि अगर कहीं पूरे व्हाट्सएप चैट में कहीं भी वर्ड ड्रग्स यूज हुआ है तो उसे वो पकड़ लेंगे। या कभी कभी रोड पर ही अचानक में सभी गाड़ियों को रोक लेते हैं और वहाँ पर ऐसा करते हैं कि ड्रग्स। लेकिन ये सही प्रक्रिया भी अगर हाँ वो ट्रांसपेरेंसी के साथ हो, कोई व्यक्ति ड्रग पेडलर है तो उसे पकड़ने के लिए इस तरीका भी सही है कि अचानक में किया जाए। लेकिन हाँ उसमें भी इस बात को ध्यान रखने की बात है, किसी को हानि न पहुँचाया जाए और किसी के पर्सनल डाटा को एक्सेस न किया जाए। अब देखते हैं जो है हमारे पास ईच डे प्रेजेंट टाइम में अगर हम देखें तो एक लीगल वैक्यूम जो है एग्जिस्ट कर रहा है, जो कि जर्नलिस्ट के लिए काफ़ी ज़्यादा जो है खतरा पैदा हो गया। अब इस आर्टिकल के माध्यम से थोड़ा सा डिफेंड किया गया है न्यूज़ क्लिक को, लेकिन इसमें हमें ये देखने वाली बात है कि चूँकि जो एलिगेशन लगे हैं कि चाइना से पैसे आए हैं, और साथ ही साथ ये भी एलिगेशन है कि उसने अरुणाचल प्रदेश को और जम्मू एंड कश्मीर को भारत के मैप में दिखाया ही नहीं है। अब पैसे नहीं आए हैं तो जो है इन्फोर्समेंट एजेंसियाँ पता करेंगी, लेकिन अगर कोई अपने न्यूज़ चैनल पर ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि कश्मीर, जम्मू कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश भारत का हिस्सा नहीं है, तो ग्रेव कंसर्न का मामला है। तो आगे आर्टिकल में हम डिस्कस कर रहे हैं
यहाँ पर जो आर्टिकल में डिस्कस किया गया है कि सबसे बड़ा चीज़ है कि अब जो है इन्वेस्टिगेशन एजेंसियाँ जो हैं बहुत ज़्यादा तेज़ी से लोगों को उनके जांच कर रहे हैं, उनके कुछ कॉन्फिडेंशियल सोर्सेज को भी एक्सेस कर लें। इसमें समस्या क्या देखने को मिल रही है कि लोग जो है इन्फोर्समेंट एजेंसियां लोगों के ऐप जैसे स्पेशली व्हाट्सएप, ईमेल को भी एक्सेस कर ले रहे हैं, और डर ये इस बात का है कि उनके जो चैट हैं, वीडियो हैं, उनको कहीं जो है टेलीविज़न पर वो जो है टेलीकास्ट न कर दें, जिससे कि जो है ये बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी और एक नेशनल लेवल पर एक डिबेट का मामला बन जाता है। जैसा कि आजकल हम देखते हैं टीवी चैनल पर कोई एक छोटा सा इशू को भी जो है नेशनल लेवल का इशू बना दिया जाता है, पूरे दिन जो है खूब डिबेट चलता है। इस तरीके से इंडिविजुअल लेवल पर देखा जाए तो स्पेशली जो जर्नलिस्ट हैं उनके लिए खतरा पैदा हो रहा है। अब सबसे बड़ी समस्या ये आ रही है कि जो लोग, इसमें आर्टिकल में ऐसा कहा गया है कि जो पेगासस है, स्पाईवेयर है जो कि इजराइल से रिलेटेड है, उसको क्या करते हैं उसमें इंसर्ट कर देते हैं, उस बहुत सारे डाटा को पा जाते हैं, और इस वजह से सुप्रीम कोर्ट को भी इंटरवेंशन करने की आवश्यकता है। अदरवाइज जो है इनकी सिक्योरिटी और ट्रांसपेरेंसी, प्राइवेसी को मेंटेन करना टफ हो जाएगा। और अगर बात की जाए एडीएम जबलपुर का जो केस है, उसमें जो टॉप कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, व्हेन हिस्ट्रीज ऑफ नेशंस आर रिटेन एंड क्रिटिक्ड देयर आर जुडिशियल डिसीजन एट द फोरफ्रंट ऑफ द लिबर्टी। तो उस एडीएम जबलपुर के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जब भाई भारत की हिस्ट्री लिखी जाएगी, पढ़ी जाएगी, और जो क्रिटिक्स उसमें होंगे, उसमें जो जुडिशियरी की डिसीजन है, उस जो लिबर्टी के मामले में जुडिशरी ने जो डिसीजन दिए हैं वो फोर फ्रंट रखा जाएगा। इसलिए जो है प्रेजेंट टाइम में जो प्रॉब्लम दिख रहा है वो अवॉइड करने के बजाय और भी प्रॉब्लम बढ़ रही है। इसलिए जो है हमें प्रेजेंट टाइम में जो देश है एक नेशन ट्रांजिटरी इमरजेंसी के माध्यम से हो, ये हम नहीं कर रहे हैं कि देश में इमरजेंसी है, लेकिन आर्टिकल का कहना है कि इमरजेंसी के माध्यम एक ट्रांजिटरी इमरजेंसी की सिचुएशन से गुजर रहा है और हमारे देश में डिजिटल अथॉरिटेरियनिज्म चल रही है। तो सुप्रीम कोर्ट को अब इस मामले में क्या करना चाहिए? सुप्रीम कोर्ट को ये बात ध्यान रखना चाहिए कि जो जस्टिस एच.आर. खन्ना ने डिसेंट व्यू दिया था उसी को ध्यान में रखते जुडिशरी को एक करेज दिखाना चाहिए और उन्हें जो है सामने आना चाहिए और इस डिसीजन को मेंटेन करना चाहिए कि जो मामले कोर्ट में दिए गए हैं या जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट हैं उन्हें प्रिजर्व किया जाए। नेक्स्ट आर्टिकल है मेंटल हेल्थ एंड द फाउंडरिंग इनफॉर्मल वर्कर। भारत में देखा जाए तो जो है एक बहुत बड़ा सेक्टर है जो इनफॉर्मल सेक्टर में काम करता है। करीब 90% भारत की जो वर्किंग पॉपुलेशन है ये इनफॉर्मल सेक्टर में काम करती है। आज 10 अक्टूबर है और 10 अक्टूबर को वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे मनाया जाता है। इसी के रेफरेंस में आर्टिकल लिखा गया है कि जो इनफॉर्मल वर्कर हैं उनके ऊपर मेंटल हेल्थ की क्या स्टेटस है। जो मेंटल हेल्थ है एक्चुअल में ये ह्यूमन के लिए यूनिवर्सल ह्यूमन राइट है और एक सेगमेंट जो है हमें हमेशा देखने को मिलता है जो कि बहुत बड़ा कंसर्न का बात है। मेंटल हेल्थ की जो स्टेटस है वो बहुत ही इनफॉर्मल वर्कर की बुरी है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO का क्या कहना है, 15% ऑफ द वर्किंग एज एडल्ट ग्लोबली लिव विथ ए मेंटल डिसऑर्डर। दुनिया के जो 15% जो है वर्किंग पॉपुलेशन है जो एडल्ट हैं स्पेशली, उनकी जो स्थिति क्या है वो मेंटली जो है डिसऑर्डर को फील कर रहे हैं और उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण अगर देखा जाए तो उनकी जो है इन्वायरमेंट है। अगर देखते हैं इस आर्टिकल में कहा गया कि जब डिसेंट वर्क मिलता है तो वहाँ पर एक व्यक्ति का जो मेंटल हेल्थ होता है वो बहुत ही पॉजिटिव वे में फ्लो करता है, यानी उसका इन्फ्लुएंस बहुत ही पॉजिटिव होता है। वहीं दूसरी तरफ देखा जाए जब व्यक्ति के पास जो है अनएम्प्लॉयमेंट होती है, बेरोजगार होता है या अनस्टेबल प्रिकेरियस से खतरनाक असुरक्षित तरीके से काम करता है, एम्प्लॉयमेंट कम करता है या वो उसकी वर्क प्लेस पर डिस्क्रिमिनेशन हो रही है, पुअर कंडीशन है, पर्टिकुलरली अनसेफ वर्किंग इन्वायरमेंट है, उस कंडीशन में देखा जाए तो उसके मेंटल हेल्थ पर बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ते हैं। इसके अलावा कुछ और कारण है जैसे लो पेड है, अनरिवार्डिंग या अनसिक्योर जॉब है, वहाँ पर कोई रिवार्ड नहीं मिलता, कोई कितना भी अच्छा काम करे उसको कोई रिवार्ड नहीं मिलता है, वहाँ जॉब सिक्योरिटी नहीं है। सच वर्किंग जो है कभी कभी वर्किंग जो आइसोलेशन में होता है, बिल्कुल अकेलापन वहाँ पर फील होता है। तो इसके वजह से एक साइकोलॉजिकल रिस्क क्रिएट हो जाता है जो फाइनली व्यक्ति के ऊपर जो है मेंटल हेल्थ क्रिएट होता है। मेंटल हेल्थ के लिए जो है एक कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है उसको और नेगेटिव नेगेटिव इमोशन के इन्फ्लुएंस में आ जाता है। अब इंडियन एक्सपीरियंस की बात कीजिए, भारत देश में क्या हो रहा है, तो भारत की जो 90% वर्किंग पॉपुलेशन है वो इनफॉर्मल सेक्टर में काम कर रही है। अब इनफॉर्मल में सबसे बड़ी बात यह है कि वहाँ रेगुलेटरी प्रोविज़न कोई नहीं है, तो एक अनसेफ वर्किंग इन्वायरमेंट है, वहाँ पर लंबे टाइम तक काम करना पड़ता है और जो उनकी सोशल या फाइनेंशियल
एक्सेस है प्रोटेक्शन, सोशल या फाइनेंशियल प्रोटेक्शन के जो एक्सेस है काफ़ी कम है, और उसके ऊपर जो हमेशा एक अनसर्टेनिटी जो है बनी रहती है, डीप प्रिकैरिटी रहती है, एक असुरक्षा की भावना बनी रहती है। और सबसे बड़ी बात है कि वहाँ पर उनको जो है डिस्क्रिमिनेशन भी फेस करना पड़ता है। तो इतनी सब जब चीज़ें होती हैं तो व्यक्ति एक्चुअल में थोड़ा समय बाद अभ्यस्त हो जाता है, लेकिन अभ्यस्त होने का मतलब यह है कि वो फिर भी मेंटल हेल्थ की कंडीशन से गुजर रहा होता है, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी के समय में व्यक्ति करे भी तो क्या करे, इसलिए उसको वो सहता रहता है। इसके अलावा देखा जाए तो इसमें कहा गया है कि जो वीमेंस हैं, 95% जो वीमेंस इनफॉर्मल सेक्टर में काम करती हैं, उनके ऊपर जेंडर डिस्पैरिटी का भी खतरा रहता है, उनके साथ भेदभाव होता है, उनके जो है पेमेंट कम होती है, उनके साथ इन्वायरमेंट वो भी सुरक्षित नहीं रहता है, और उनको भी सोशल प्रोटेक्शन नहीं मिल रहा है। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम की बात की जाए तो उसका क्या कहना है कि अनएम्प्लॉयमेंट और पुअर क्वालिटी जो एम्प्लॉयमेंट है, ये दोनों ही बहुत बड़ी मेंटल हेल्थ के लिए खतरे हैं, डिट्रीमेंटल टू द मेंटल हेल्थ हैं। और लोक नीति ग्रुप का एक जो है लोक नीति विद इन द सेंटर फॉर स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटी, उसका जो एक इंटरव्यू उन्होंने लिया। 9316 जो है यूथ थे जिनकी उम्र 15 से 34 साल थी, उनका जो इन्होंने इंटरव्यू लिया 18 राज्यों में, और वहाँ से ये पाया गया कि जो नेगेटिव इमोशंस हैं ये एडल्ट में वो काफ़ी ज़्यादा हैं। यानी देखा जाए तो अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर के भारत में स्थिति ठीक नहीं है, और वो हाईएस्ट है, और इसका डर युवाओं के मन मस्तिष्क में है। अब युवाओं में सबसे बड़ी समस्या है कि अनएम्प्लॉयमेंट एक स्टिग्मा की तरह काम करती है, इसलिए वो क्या करते हैं, मेंटल हेल्थ के इम्पैक्ट को ध्यान में दिए बगैर वो काम करने जाते हैं, चाहे वहाँ का एनवायरनमेंट जैसा भी। ILO का एक रिपोर्ट है, उसमें कहा गया है कि जो यंग पर्सन है वो क्या कर रहे हैं, जो प्रिकैसियस है, जो बहुत ही असुरक्षित जगह है, इनफॉर्मल वर्क है, उसको भी एक्सेप्ट कर रहे हैं। भले वहाँ पुअर वर्किंग कंडीशन है, वहाँ पर डिस्परेशन है, वहाँ पर जो है सैलरी कम मिल रही है, एग्जिस्टिंग लेबर फोर्स का जो है बहुत स्थिति बुरी है, लेकिन एक्सेप्ट कर रहे हैं। इसके बड़े पीछे क्या एक स्टिग्मा भी है कि वो बेरोजगार बैठा हुआ एक लड़का है। दूसरा रिपोर्ट देखा जाए इनइक्वलिटी इन इंडिया रिपोर्ट 2022, उसका ऑब्जर्वेशन ये है कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है एक्चुअली जो है सबसे ज़्यादा एजुकेटेड पर्सन में बढ़ रही है। जो एजुकेटेड यंग है उसमें बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। अब वीमेंस में देखा जाए, जो वीमेंस एजुकेटेड वीमेंस हैं उनमें 42% जो है अनएम्प्लॉयमेंट है। यानी एक देखा जाए तो डेमोग्राफिक डिविडेंड की जो बात हम करते हैं उसमें कोई भी ऐसा पेस नहीं देखने को मिलता है कि जो है वहाँ पर हम फ्यूचर में उसका बहुत बड़ा बेनिफिट प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरीके से देखा जाए तो क्वालिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट और लॉन्ग टर्म सोशल सिक्योरिटी जो है जो लोगों को चाहिए, एक वर्किंग पीपल को चाहिए, उसकी जो है संभावना अभी हमें प्रेजेंट फ्यूचर में तो नहीं दिख रही है। अगर इंडिया की बात की जाए, भारत में अगले 20 सालों के बाद अब यहाँ पर जो है जैसा कि हम देख रहे हैं जापान में, चाइना में एजिंग पीपल जो है वर्क, जो एजिंग सोसाइटी उसकी संख्या बढ़ रही है, जो वृद्ध लोग हैं उनकी संख्या बढ़ रही है। और भारत में 20 साल के बाद ऐसी सिचुएशन और होने वाली है। 2011 की जो जनगणना है उसमें बताया गया था कि 33 मिलियन 3.3 करोड़ पर्सन भारत में वृद्ध हैं। अब आज जो है 2011 के बाद 2023 चल रहा है, तो 12 सालों में संख्या कुछ नहीं तो करीब 44-45 मिलियन शायद पहुंच चुकी होगी, और आगे और भी बढ़ेगी। ये वर्किंग पीपल के लिए जो ये ओल्ड एज पर्सन है, इनके पास सबसे बड़ी समस्या है कि जो इनफॉर्मल वर्कर हैं, जो पोस्ट रिटायरमेंट भी काम करते हैं। ILO का एक रिपोर्ट है कि जो एल्डरली पर्सन है एम्प्लॉयमेंट में अभी भी इंडिया में है, और हम खुद अपने समाज में देखते हैं। और सबसे बड़ा कारण है कि वो आज भी बहुत ही भयंकर गरीबी से होकर गुजर रहे हैं। उनकी इकोनॉमिक डिपेंडेंसी और फाइनेंशियल जो एक्सेस है वो उनके पास नहीं है। इस वजह से देखा जाए तो प्रॉपर फाइनेंशियल और हेल्थ केयर सिक्योरिटी न होने की वजह से एक एल्डरली पर्सन काम भी कर रहे हैं, और उनका जो है फिजिकल और मेंटल हेल्थ पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है, और सबसे ज़्यादा वल्नरेबल वही हो रहे हैं। अगर देखा जाए ऑन सोशल सिक्योरिटी की बात हम करें तो इनफॉर्मल वर्कर जो है एक मेंटल डिस्ट्रेस फील कर रहे हैं। इसके पीछे की ये भी कारण है कि एक जो डेट है, कर्जा भी लोग ले रखे हैं, ये भी एक बड़ा कारण है। डेट एंड राइजिंग हेल्थ केयर कास्ट, जो हॉस्पिटल के कास्ट है ये भी बढ़ रहे हैं, कर्जा बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। इसमें देखा जाए तो एक वीमेन इन इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट ग्लोबलाइजिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग WIEGO एक जो है एक इनफॉर्मल वर्कर पर जो दिल्ली में उसने क्या किया, एक सर्वे कराया, और पाया गया कि जो वीमेंस हैं, माइग्रेंट हैं, कोविड-19 के बाद भी उनके पास जो है बहुत ज़्यादा सुविधाएं नहीं आई हैं, और वो आज भी जो है उनके कंजम्पशन कम हो गए हैं, उनकी फूड में इनसिक्योरिटी काफ़ी कम है, और वो जो है बहुत ही स्थिति उनकी ठीक नहीं है।
अब हमें देखने वाली बात है कि जो गवर्नमेंट स्कीम है, तो कुछ इस बजट में देखा गया, कुछ गवर्नमेंट स्कीम है जिस पर जो उनका बजट में हायर एलोकेशन किए गए, लेकिन वही महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम मनरेगा का जो फंडिंग है उसको कम किया गया। एनसीआरबी की रिपोर्ट कहती है कि 26% पीपल जो कि सुसाइड करते हैं वो एक्चुअल में डेली वेज अर्नर हैं। यानी इससे क्या पता चलता है कि एक डिस्ट्रेस है। अब क्या हमारे पास कोई उपाय है कि हम जो है इस डिस्ट्रेस से, इस मेंटल जो हेल्थ है, जो हमारे नेगेटिव मेंटल हेल्थ है, उससे निकल सकते हैं? तो इसके लिए सबसे अच्छा उपाय है कि एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम कैन इंडीड इम्प्रूव मेंटल हेल्थ आउटकम। जो एक गारंटी अगर मिले कि किसी व्यक्ति को एम्प्लॉयमेंट में एक सिक्योरिटी की जो फीलिंग उसको आए, तभी जा करके उसके मेंटल हेल्थ में इम्प्रूवमेंट हो सकता है। इसके लिए सोशल सिक्योरिटी हमें मिलनी चाहिए। और उसके लिए क्या क्या किया जाना चाहिए? प्रमोशनल एमिंग टू ऑगमेंट इनकम। तो सबसे बड़ी बात है, हमें इनकम इंक्रीज करने की आवश्यकता है। प्रिवेंशन उसके लिए हो सकता है। साथ ही साथ जो हमारा एक एम होना चाहिए कि इकोनॉमिक डिस्ट्रेस को हम दूर करेंगे लोगों के बीच से, तभी जा करके एक एक्सटर्नल शॉक जो लगता है लोगों से, उससे बच सकते हैं। अगर देखा जाए सोशल सिक्योरिटी कोड 2020 है, उसमें भी ऐसी चीज़ें सामने आई थी कि सरकार ने कुछ चीज़ें जो है वर्कर के हित में काम नहीं किया, जिसकी वजह से विरोध भी किया गया था। वो एक बहुत बड़ा मामला, चूँकि अभी ये एक्चुअल में लागू नहीं हुआ है। केयर नीड्स ड्रास्टिक इंप्रूवमेंट। अब देखा जाए तो इनफॉर्मल वर्कर जो हैं उनके जो है उनका जो एक नेशनल इनकम एक कंट्रीब्यूशन काफ़ी अच्छा है, लेकिन फिर भी जो है एक एक्सपोज रहते हैं, उनके पास इकोनॉमिक, फिजिकल और मेंटल वल्नरेबिलिटीज सब पास थ्रू होते हैं। इंडिया की बजट एलोकेशन की बात की, भारत सरकार जो हेल्थ का बजट काफ़ी कम है, हेल्थ और एजुकेशन का बजट काफ़ी कम है, उसमें भी जो मेंटल हेल्थ पर भारत सरकार सिर्फ 1% जो हेल्थ बजट है उसका 1% केवल कवर करती है, जो कि काफ़ी कम है। वर्ल्ड मेंटल हेल्थ रिपोर्ट 2020 का ने क्या ऑब्जर्व किया? एड्रेसिंग मेंटल हेल्थ इन्वॉल्व्स स्ट्रेंथनिंग कम्युनिटी बेस्ड केयर एंड पीपल सेंटर्ड रिकवरी ओरिएंटेड एंड ह्यूमन राइट ओरिएंटेड केयर। तो जो वर्ल्ड का रिपोर्ट है वो कहता है कि उसका स्टेटमेंट है कि एक सुझाव के रूप में है कि हमें कम्युनिटी बेस्ड पर जो है इसको स्ट्रेंथन करने की आवश्यकता है और एक ह्यूमन राइट की तरह इसको ट्रीट करने की आवश्यकता है कि एक गुड पॉजिटिव मेंटल हेल्थ एक व्यक्ति का ह्यूमन राइट है। तभी जाकर के एक प्रोएक्टिव पॉलिसी बनाएंगे मेंटल हेल्थ को रिकॉग्निशन करने के लिए, तभी जाकर के हम प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ समय पहले हमने देखा सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात, जो कि 2015 से चली आ रही है। तो 2015 में जो एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की बात की गई कि 2030 तक हम जो है 17 गोल डिसाइड किए गए हैं और 169 टारगेट बनाए गए हैं। अगर उसे हमें अचीव करना है तो इस आर्टिकल का कहना है कि हमें सस्टेनेबल गोल जो बात 3 करते हैं, SDG 3, जो कि गुड हेल्थ की बात करता है और वेल बीइंग की बात करता है, और जो SDG 8 है जो कि डिसेंट वर्क और इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करता है, अगर ये हमें चाहिए, यानी हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को भी अचीव करना है 2030 तक, जो कि मात्र 7 साल बचे हैं, तो इसको भी हमें प्रमोट करने की आवश्यकता है। नेक्स्ट आर्टिकल है ओरिजिनल सिन। तो एक जो है ओरिजिनल पाप की बात की जा रही है, जो इजराइल और पैलेस्तीन का जो लड़ाई चल रही है, जो हमास ने क्या किया, अचानक में हमला किया है जिसमें 700 से ज़्यादा लोग मारे गए हैं अचानक। और ये हमला, सबसे बड़ी बात है कि जो मोसाद है, इजराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी है, उसके ऊपर खतरा उत्पन्न हो गया, उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क उत्पन्न हो गया कि कैसे जो है 500 रॉकेट लॉन्च कर दिए गए। सबसे बड़ी बात है, कल के आर्टिकल हमने डिस्कस किया था कि आज जो है हम प्रेजेंट टाइम में टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, हम जो है डिफेंस सिस्टम की बात कर रहे हैं, हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं, मशीन लर्निंग की बात कर रहे हैं, इंटरनेट्स ऑफ थिंग की बात कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें हम अपने आप को टेक्नोलॉजिकल मैन बनाते चले जा रहे हैं और नेचुरल कैपेसिटी को हम लॉस करने की प्रक्रिया में हैं। इसका वजह से क्या हो रहा है, हम ये नहीं कर रहे हैं कि हमें टेक्नोलॉजी अडाप्ट नहीं, हमें ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजी अडाप्ट करनी चाहिए, लेकिन हमें जो है ह्यूमन जो कॉन्शियसनेस मिला है, जो अंतर्ज्ञान मिला है, भगवान ने दिए, इंट्यूशन दिए, ह्यूमन इंट्यूशन है, उसे नहीं भूलना चाहिए। इजराइल ने क्या गलती किया, इसने अपने देश के अंदर इस बात को ध्यान ही नहीं दिया कि कोई देश में घुस सकता है और यहाँ से हमले कर सकता है। इनके डिफेंस सिस्टम पैलेस्तीन पर थे, अन्य देशों पर थे, और इनके जो इंटेलिजेंस सारी वहाँ पर काम करे, जबकि देश के भीतर से ही हमले हो गए थे, जो कि बहुत बड़ा एक रिप्रेजेंट करता है कि एक अनसस्टेनेबिलिटी है जो सिचुएशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। और पूरे विश्व के लिए खतरा है कि अगर कोई भी देश जो हम, जैसे भारत ने स्वयं S-400 रसिया से खरीद रखे हैं, चाइना ने खरीद रखा है, टर्की खरीद रखा है, या हमने ब्रह्मोस बना लिया, या अन्य हम मिसाइल सिस्टम बना रहे हैं, लेकिन उनका जो है अगर देश के अंदर कोई इस तरीके से अंदर से आकर खतरा पैदा करेगा तब तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमने तो उसको आउटर रीजन में स्थापित कर रखा है, उसका हमारा फोकस आउटर रीजन में है। और चूँकि अगर हम अपने इनर रीजन में प्रयोग भी करेंगे तो हमारे ही सिविलियन मारे जाएंगे। ये बहुत बड़ा खतरा है जो कि हमास ने इजराइल के ऊपर पैदा कर दिया, लेकिन ये हमास और इजराइल का मामला नहीं है, ये पूरे विश्व के लिए और भारत के लिए। तो
स्पेशली है, इसलिए इंटेलिजेंस एजेंसियों को ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि हमें जो है सिर्फ आउटर नहीं इनर भी देखने की ज़रूरत है। अगर देखा जाए जो टेंशन बढ़ा है वर्ल्ड, जो वेस्ट बैंक है जो वहाँ पर इजराइल का हिस्सा है, वहाँ वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी जो है वो फ़लस्तीन के कब्जे में, लेकिन वेस्ट बैंक के भी कुछ अंदर जो है इजराइल का कब्जा है। ये है इजराइल का मैप। इजराइल के मैप में हम देख रहे हैं कि उसके ऊपर लेबनान है, सीरिया है, जॉर्डन है, सऊदी अरेबिया, जॉर्डन, ये सब देश उसके आसपास हैं। एक तरफ पश्चिम साइड मेडिटेरेनियन है और पश्चिम साइड में इजिप्ट जो है इसका सिनाई पेनिनसुला है। अब देखते हैं इसमें जो इजराइल है उसमें एक जो है शैडो पोर्शन में दिखा है गाजा स्ट्रिप और एक तरीके से वेस्ट बैंक। तो गाजा स्ट्रिप पूरा जो है हमास के कब्जे में, जो कि पैलेस्तीन का पार्ट है, और जो इसमें वेस्ट बैंक है उसमें जो हम देख रहे हैं कि जो रेड कलर के स्क्वायर बने हुए हैं वो जो पैलेस्टीनियन सिटी हैं, और जो ब्लैक कलर के स्क्वायर बने हुए हैं वो जो है इजराइल के सिटी हैं। यानी वेस्ट बैंक में भी इजराइल का पूरा इन्फ्लुएंस है। तो यहाँ पर देखने वाली बात है कि गाजा एक बहुत छोटा स्ट्रिप हो करके पूरे जो है इजराइल में तबाही मचा दिया, तो ये आगे चल के इनका क्लैश खत्म तो होने वाला नहीं है। तो ये बहुत बड़ी समस्या है, लेकिन इससे पूरे वर्ल्ड को सीख लेने की आवश्यकता है कि उनकी इंटरनल सिक्योरिटी चाहे एक्सटर्नल सिक्योरिटी किस तरीके से अचानक में थ्रेट पैदा हो सकती है उसके ऊपर। जैसा कि हमने कहा वेस्ट बैंक में जो है इजराइल और फ़लस्तीन दोनों का ही कब्जा हुआ है। तो वहाँ पर हम देखते हैं अक्सर जो है वायलेंस होते हैं। इसी साल 200 फ़लस्तीनियन और 30 जो है इजरायली मारे गए हैं वहाँ पर देखा जाए। तो बेंजामिन नेतन्याहू को जो है यहाँ पर क्रिटिसाइज़ किया गया कि वो एक्चुअल में डिफेंस को ध्यान न रख करके इंटरनल पॉलिसी में ज़्यादा ध्यान रख रहे हैं। और 1973 में योम किपर जो वार हुआ था जिसमें इजिप्ट और सीरिया ने अचानक में शॉक कर दिया था इजराइल को, वही सिचुएशन हमास ने इस बार किया है। हमास और एक इस्लामिक एक जो है इस्लामिक मिलिटेंट है, उन लोगों ने इसको तरीके की घटना को अंजाम दिया है। लेकिन अब सबसे बड़ी बात है कि जो वायलेंस हो रहा है इसका कोई प्रेजेंट टाइम में हमें इसका सोल्यूशन तो नहीं दिख रहा है। और कैजुअलिटी जो हो रही है केवल सोल्जर की नहीं हो रही, सिविलियंस की भी हो रही है, और ये दोनों तरफ से हो रही है, केवल पैलेस्तीन नहीं, इजराइल और पैलेस्तीन दोनों तरफ से हो रहा है। तो अब यहाँ देखने वाली बात यह है कि अगर ऐसी सिचुएशन चलती रही, ऐसे अटैक होते रहे, तो क्या इसका सच में कोई सोल्यूशन मिलेगा? क्योंकि एक्चुअल देखा जाए तो अरब नेशन जो है इजराइल के साथ रिकन्सिलिएशन हो रहे हैं। यूनाइटेड अरब अमीरात ने, सऊदी अरब में, मोरक्को, मिस्र, बहुत सारे देशों ने इजराइल के साथ अच्छे रिश्ते बनाने की प्रक्रिया कोशिश कर दी। इसमें जो है अमेरिका एक भूमिका निभा रहा है। लेकिन अब देखने वाली बात है कि जो अदर रीजनल या इंटरनेशनल प्लेयर हैं वो अगर वहाँ शांति चाहते हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं, तो वहाँ का जो कोर फोकस एरिया है, उनके जो टेरिटोरियल बॉर्डर हैं, क्या वहाँ पर 2 नेशन स्टेट बन सकता है या सिंगल स्टेट रहेगा, इस पर बात करने की ज़रूरत है। वहाँ पर मिलिट्री को जो ऑपरेशन है उसको कोई फ़ायदा नहीं है अगर कोर इशू को हम जब तक जो है जो है इशू को जो है हम ध्यान नहीं देते हैं, उसको जो है डिस्कशन नहीं करते हैं। तो एक तरीके से देखा जाए जो भी इंटरवेंशन, मिलिट्री इंटरवेंशन हो रहा है, एक कॉस्मेटिक इंटरवेंशन की तरह चलेगा, इसका कोई रिजल्टेंट हमें सोल्यूशन नहीं मिलेगा। नेक्स्ट आर्टिकल है ग्लिटरिंग शो। भारत ने एशियन गेम हुए होंगजाओ में जो एशियन गेम हुए हैं, भारत ने जो है एक वाटर शेड मोमेंट क्रिएट किया है स्पोर्ट हिस्ट्री में। और भारत को कुल 107 मेडल मिले हैं, जिसमें 28 गोल्ड मेडल, 38 सिल्वर और 41 ब्रॉन्ज मेडल मिले हैं, जो कि अब तक का भारत का रिकॉर्ड सबसे अच्छा रिकॉर्ड रहा है। पिछले बार जकार्ता 2018 में जब हुआ था तो भारत को 70 मेडल मिले थे। अब इसमें देखा जाए तो ट्रैक एंड फील्ड में उनको 6 मिले हैं, शूटिंग में 7 मिले हैं, आर्चरी में 5 मिले हैं। इस तरीके से डिफरेंट 22 स्पोर्ट को भारत ने पार्टिसिपेट किया है। तो इस तरीके से देखा जाए दूसरे जो रोवर्स हैं, स्क्वैश प्लेयर हैं, कबड्डी, हॉकी, इन लोगों ने भी काफ़ी ज़्यादा इंप्रेशन बनाया है। और सबसे बड़ा इंप्रेशन की बात है जो किशोर जेन्ना को जो है और नीरज चोपड़ा, उन्हें भी अपने अपने क्षेत्र में जो है बादशाहत हासिल किया। किशोर जेन्ना को सिल्वर मेडल मिला और वहीं जो है नीरज चोपड़ा ने अपने गोल्ड मेडलिस्ट को रैंकिंग को मेंटेन किया हुआ है। तो ये बहुत बड़ी बात है। बैडमिंटन को भी जो है इसमें काफ़ी ज़्यादा सफलता मिली। नीरज चोपड़ा का जो स्कोर है 88.88 मीटर जो उसने थ्रो किया है, ये बहुत बड़ा चैलेंजिंग पोजीशन था। और आईना के तो रेफरी जो है वहाँ पर बेईमानी भी करने की कोशिश कर रहा था। ये भारत के लिए बहुत बड़ी बात है कि नीरज चोपड़ा ने जब से कुछ समय के बाद जो है उन्होंने इनिशिएटिव अपना लिया है। एक्चुअल नीरज चोपड़ा 2013 से ही भारत के खिलाड़ी हैं जो, लेकिन वो एक्चुअल फोर फ्रंट के खिलाड़ी नहीं थे। लेकिन जब से उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है तब से वो एकदम एक के बाद सारे रिकॉर्ड को तोड़ते जा रहे हैं, जो कि हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। लेकिन अब हमें क्या ध्यान देने वाली बात है कि जो यूनियन गवर्नमेंट है या स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, चाहे डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट है, इन्हें अब क्या करने की ज़रूरत है। इनको एक डिफरेंट जो इनिशिएटिव लेना चाहिए एथलेटिक्स के लिए। और जो एक पेरेनियल
फिट है इनके ऊपर। एक जैसे देखा जाए तो एडमिनिस्ट्रेशन इनसफिशियंट है, फैक्शनलाइजेशन एक ग्रुपिंग बना हुआ है, डिफरेंट फेडरेशन के बीच ग्रुपिंग बनी हुई है, और जो बहुत सारे मामले कोर्ट में चले जाते हैं, जो कोर्ट बैटल चल रहा है, इन सब चीज़ों से बचने की आवश्यकता है और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें प्रैक्टिस पर लानी चाहिए। और सबसे बड़ी बात है, जो डोपिंग का केस चल रहा है, बहुत सारे खिलाड़ियों से बाहर हो रहे हैं, इसको भी ध्यान में रखने की जरूरत है। एक कड़े कानून बनाने चाहिए और उसके साथ साथ उनको कहीं भी फील्ड में उतरने से पहले भारत सरकार को अपने लोकल लेवल पर जो प्रैक्टिस हो रही है वहाँ पर भी इसको ध्यान रखना चाहिए, कोई डोपिंग ना करे। तो ये भारत के लिए और भी जो है ओलंपिक में, चाहे अन्य एशियन गेम में, कॉमनवेल्थ गेम में या अन्य किसी गेम में हमारे लिए बहुत बड़ा सफलता बनेगी। ये था आज का आर्टिकल। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और पुराने जो सब्सक्राइबर उनको भी थैंक्स। सो थैंक्स ए लॉट ऑफ थैंक्स टू वॉच द वीडियो। जय हिंद, जय भारत।